जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस का ये 5वां सेट है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस को पढ़ो। देखो, अब ये आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम किल होगा। सेंटेंस को पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन पे आएंगे। इलिप्टिकल का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, और इलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। अंडाकार जो आकार होता है। दूसरा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की जो स्पेलिंग होता है CIRCUMFERENCE। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है वृत्त की परिधि, यानी चारों तरफ का जो आपका ये सर्कल है, इसकी जो पूरी ये जो परिधि है, इसकी लंबाई को सरकमफ्रेंस हम बोलते हैं। किलोमीटर आपको पता ही है। मोनोलिथ का मतलब एक बड़ा सा पत्थर होता है। चलिए मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ ऐसे ही जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है। युलुरु जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोनोलिथ है, यानी एक बड़ा सा पत्थर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल आइकन माना जाता है, जो कि इलिप्टिकल शेप में है, अंडाकार शेप में है। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो लगभग 94 किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा पत्थर है। इसकी जो पूरी परिधि है वो 94 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो नीचे दिया गया बल्जिंग वर्ड है, इस बल्जिंग वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो पहले आपको ये जानना है कि बल्जिंग का मतलब होता क्या है। बल्जिंग का मतलब होता है, ये बल्जिंग एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है फूला हुआ, उभरा हुआ। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्वेलिंग, ऑप्शन नंबर बी। और इसका एंटर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन ए वीपिंग है, वीपिंग मतलब रोना। बी स्वेलिंग यानी फुला हुआ, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हैंगिंग का मतलब लटकाया हुआ, लटकना। और इसका कॉन्ट्रैक्टिंग का और सिनोनिम हो सकता है कॉम्प्रेस, श्रिंक। इन सबका मतलब होता है सिकुड़ना। नेक्स्ट, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इस वर्ड का अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी हेवियर के बदले इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आएगा। दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हेवियर मटेरियल। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया, जो हेवी एडजेक्टिव है, HEAVY। हेवी का मतलब होता है भारी। जब दो चीजों के बीच तुलना होता है तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, हेवियर का यूज करते हैं। जब हम किसी एक को सबसे बेहतर बताना होता है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसी और मेटल से इसकी तुलना नहीं हो रही है, तो केवल यहाँ पे हेवी मेटल, मतलब ये जो अलमीरा है एक भारी धातु से बना हुआ है। और उस भारी धातु को अगर हम कंपेयर करते किसी से, तब यहाँ पे हेवियर का यूज होता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में फिल करने के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट इज वन ऑफ द सेंट्रल डैश ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो हमारी पर्यावरणीय लिमिट है, जो सीमा है, हमारे प्रकृति के सीमाओं के अंदर ही रहना, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचना, वो एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का एक मुख्य क्या है, सिद्धांत है। मुख्य मोटो हो सकता है, मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल्स, एजेंसी, डेमोस्ट्रेट, इल्यूमिनेट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी धारणा, यानी जो हमारे सिद्धांत है उनमें से एक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के नहीं होंगे, बाकी फेट नहीं बैठेंगे यहाँ पे। चलिए, जो 5वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। मोनिका सेड टू हर मदर दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे नरेशन दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है। देखिए दैट के बाद जो होता है वो
इनडायरेक्ट वाला पार्ट होता है। मोनिका सेड टू हर मदर दैट, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज आता है। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या है, देखिए, मोनिका सेड टू हर मदर दैट आई एम पास्ट, मोनिका सेड टू हर मदर आई हैव पास्ट, ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ऑप्शन नंबर डी में, दैट के बाद ये नहीं होना चाहिए, सीधे सी हैज पास्ट। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये जो आई है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। आपको रूल पता होगा, 1 2 3 और नीचे होता है सन। देखिए 1 2 3 सन का क्या मतलब है, जो यहाँ पे जो दूसरे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो क्लॉज होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है यानी एस होता है, ये जो अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो ये क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, तो ये मोनिका के अनुसार होगा। तो मोनिका का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, तो सी हैज पास्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अगर ये सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता, अगर ये थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। ये जो सेंटेंस 4 पार्ट में बांटा गया है, इन 4 पार्टों में से जहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है उसमें क्या गलत है वो आपको बताना है। तारा वाज लेट फॉर द मीटिंग, तारा जो थी वो मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी, बट समहाउ मैनेज्ड टू कैच आउट विथ एवरीथिंग शी हैज मिस्ड, यानी किसी तरीके से वो अपना मैनेज कर ली, जो कुछ भी मिस की थी मीटिंग में उसको मैनेज कर ली किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे कैच आउट जो है वो ये एक फ्रेजल वर्ब है जो कि यहाँ पे गलत यूज किया गया है कैच आउट का। यहाँ पे होगा कैच अप विथ, कैच अप विथ का मतलब होता है टू रीच द सेम लेवल, यानी समझदारी में या किसी चीज को कवर करने में समान स्थिति में पहुंचने को कैचअप विथ कहते हैं, यानी कैचअप करना, यानी उसको पकड़ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैच आउट नहीं होगा, कैच अप, कैचअप विथ यहाँ पे होगा, विथ दिया है, अगर नहीं भी दिया तो कैचअप का मतलब सेम वही होता है, कैचअप विथ या कैचअप, ठीक है। और भी होते हैं, कैच ऑन होता है एक, कैच ऑन का मतलब होता है टू रियलाइज, यानी किसी चीज का अनुभूति होना। कैच आउट का यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि कैच आउट का मतलब होता है अचानक कुछ मिलना, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। कैच आउट मतलब होता है अचानक किसी चीज का मिलना, टू कम एक्रॉस। आपको ये जो मेलांकली है इसका एंटोनिम बताना है। मेलांकली का मतलब होता है दुख, द्वेष होता है। I don't prefer to remain alone at home in the evenings because loneliness evokes a sense of melancholy and grief within me। कह रहा है कि मैं शाम को अकेले घर पे रहना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि अकेलापन जो है वो मेरे अंदर दुख दर्द को बढ़ाता है, एक सेंस जगाता है, ठीक है। तो मेलांकली का यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुलनेस, खुशी, क्योंकि मेलांकली का मतलब हो जाएगा सैड, सिनोनिम ये हो जाएगा मेलांकली यानी सैडनेस, बोरडम यानी बोर होना, सॉरोफुल ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ग्लूमी, GLWMY, ग्लूमी। रेडिनेस यानी तत्परता, एब्सोल्यूटलिस्ट मतलब पूर्णता, 100% किसी चीज का होना। साइनेस यानी शर्मीला, संकोची। इडियम फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक, कह रहे हैं सही इडियम फ्रेज को चूज करना है जो कि ब्लैंक में भरने के लिए। माइका डैश ऑन द वे टू कॉलेज स्टडे, यानी कल कॉलेज जाते समय मेरी रास्ते में कार खराब हो गई थी। तो देखिए जब कोई भी मशीन काम करना बंद कर देती है तो उसके लिए वहां पे ब्रेक डाउन शब्द का यूज होता है, ब्रेक डाउन यानी खराब होना। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रेक डाउन यानी खराब होना।
रास्ते में कार खराब हो गई। ब्रेक इन का मतलब जबरदस्ती घुसना, कहीं चोरी करने के चोरी करने के उद्देश्य से किसी के घर में घुस जाना, तो वहां पे ब्रेक इन हो जाएगा। जबरदस्ती घुसना, ठीक है। ब्रेकअप टू एंड अ रिलेशन, ब्रेकअप हो जाना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। इमोशनल हो जाना, रोने लगना, ये सब ब्रेकअप है। ब्रेकआउट यानी फैलना, किसी चीज का फैलना, जैसे कि वॉर, सॉरी फैलना है, फैसला नहीं है, फैलना, ठीक है। वार, कोई डिजीज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्योंकि निगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पे आ रहा है नेवर, तो एडवर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पे इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो नेवर डिड आई एवर सी, या नेवर हैव आई एवर सीन, क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे नेवर हैव आई एवर सीन ए मोर डिस्गस्टिंग साइन, मैंने कभी भी इतना घिनौना या खराब सिचुएशंस नहीं देखा है, परिस्थिति नहीं देखी है, तो नेवर हैव आई होगा, ठीक है। कुछ एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, जैसे कि हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, जब इनसे सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, वहां पे इन्वर्जन का यूज होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना। जैसे कि हाँ, अगर कोई बोलता है हियर कम्स द बस, जब आप स्ट्रेस डालते हो, जब आप एम्फेसिस करते हो सेंटेंस पर, तो इसका यूज करते हो हियर, यहाँ बस आ गई, यहाँ बस आती है, हियर कम्स द बस। हियर बॉल गोज इनटू स्काई, देखो यहाँ पे जो बॉल है वो आकाश में, आसमान में जा रही है। हियर गोज द बॉल इन स्काई होगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है, अंडरलाइन पार्ट है, इसका सब्स्टिट्यूशन, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन बताना है। गुड न्यूट्रिशन इज द बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं बच्चे के विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, ये जो बेडरॉक, गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छा जो पोषण है, वो क्या है, वो बेडरॉक यानी आधार है बच्चे के सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए गुड न्यूट्रिशन जरूरत है। यहाँ पे बेडरॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल नहीं होगा, बेडरॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो एट है प्रीपोजिशन का गलत यूज किया गया है, बेडरॉक ऑफ होगा, यानी बच्चे के जीवन यापन के लिए, यानी जीने के लिए गुड न्यूट्रिशन जो है वो उसका आधार है। नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रोगर अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट। रोगर ने एडवांस पहले से ही ब्रेक लगा लिया था, ब्रेक लगा दिया क्योंकि उसको एंटिसिपेट कर लिया, तो उसको पहले ही पता चल गया, उन्होंने भाप लिया था कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसने ब्रेक टाइम पर लगा दिया था। यहाँ पे ब्रेक होता है BRAK, जो कि गाड़ी में ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो सेंटेंस दिया गया नीचे, आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क, यहाँ पे जो करेज वर्ड है, इस करेज के बदले इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा ताकि इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके। तो यहाँ पे करेज के बदले यहाँ पे करेजियस होगा। आई एम नॉट करेजियस, ये नाउन है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। मैं उतना साहसी नहीं हूं कि ये रिस्क ले सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आपको फिलर है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। सी वाज बार्किंग अप द रॉन्ग डैश, एक इडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ट्री होगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब गलत पर्सन से क्वेश्चन करना, गलत पर्सन को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, वो होता है बार्किंग अप द
रॉन्ग ट्री। गलत व्यक्ति से कोई चीज पूछना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, ये सही है। स्पेक्टेकुलर, यहाँ पे टी के बाद ई नहीं होता है, ए होता है, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब शानदार। बढ़िया, देखने में मनोहर। ग्रेसियस का मतलब होता है काइंड, कॉर्टियस। रिलायबल यानी विश्वसनीय, इसमें आप विश्वास कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। और 15 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है गेयर का, यहाँ पे सही बताना है, वो गलत है, उसके बदले में कौन सा आएगा। प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गेयर स्टूडेंट वेयर लाफिंग एंड गिगलिंग। देखिए गेयर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गे होगा। गे का मतलब होता है हैप्पी, खुश। और गे का मतलब होता है जो दूसरा जेंडर जो सेम सेक्सुअल अट्रैक्शन रखता है, यानी जो होमोसेक्सुअल हो, जो समान सेक्स से अट्रैक्ट होता है, तो वो भी गे होता है। पर यहाँ पे हमें गे जो एडजेक्टिव आएगा आ गया, इसका मतलब होता है हैप्पी, खुशी। ठीक है, तो यहाँ पे द प्लेइंग इन द फील्ड यानी फील्ड में खेलते समय द यंग हैप्पी स्टूडेंट्स यानी युवा प्रसन्न जो छात्र हैं वो लाफिंग यानी हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर में यहाँ पे ग्रेस्ट, वो गे था, ये ग्रे है। ग्रे का मतलब होता है धूमिल जो होता है, जो स्लेटी होता है, जो कलर होता है। द स्काई अपीयर टू बी ग्रेस्ट आफ्टर द स्टॉर्म यानी तूफान के बाद जो है वो आसमान कैसा था, वो ग्रेयर था या ग्रे था या मोस्ट ग्रे था। देखिए ग्रेस्ट अगर होगा तो यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज तो होगा नहीं है, सिंपली यहाँ पे ग्रे होगा। ठीक है, तूफान के बाद जो आसमान था वो स्लेटी था, धूमिल था, यानी धूल कण से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई अदर डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपेरिजन है कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का सही है, क्योंकि ये सेंटेंस है वो एक गलत है। और ये क्यों गलत है बताना है। ठीक है, योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारे पिता वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके साथ आता है बी, तब आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ING। यहाँ पे विल या शैल बी होगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसी में केवल दिया गया है विल के बाद बी, बाकी ऑप्शन नंबर ए में शुड है, ऑप्शन नंबर सी में वुड है, और चौथे ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो योर फादर विल बी वेटिंग फॉर यू, जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे वहां पे इंतजार कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है ब्लिक वर्ड का। ब्लिक का मतलब होता है निराशा, मनहूसियत। द फ्यूचर लुक्स ब्लिक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री यानी मत्स्य उद्योग का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो धुंधला नजर आ रहा है, यानी उसका फ्यूचर ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डिप्रेसिंग यानी निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग, होपलेस। ठीक है, डिप्रेसिंग निराशाजनक। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त यानी एडिक्वेट मात्रा में होना। एक्सपेंसिव यानी महंगा, फियरलेस यानी नीटर। प्रीसियस कॉस्टली।
नेक्स्ट 19 नंबर में आपको सिनोनिम बताना है ब्लेंड का। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, दो अलग अलग चीजों को मिक्स करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आसान सा है। डिस्पर्स का मतलब फैलना, बिखेरना, बॉयल मतलब उबालना किसी चीज को, डिवाइड मतलब बांटना। नेक्स्ट 20 नंबर है, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एलिजिबल, पॉइग्नेंट, गवर्नमेंट या रेलिवेंट। ऑप्शन नंबर सी में जो गवर्नमेंट दिया है वर्ड GOUR होता है, यहाँ पे सिंगल आर होता है, डबल आर नहीं होता है। गवर्नमेंट यानी वो व्यक्ति जो खाने का शौकीन हो, बहुत सारा खाना खाता हो, खाने के बारे में जानकारी भी रखता हो, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। हालांकि उसे एक वर्ड में तो पेटू बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, GOURMET। ठीक है, पहला है एलिजिबल यानी योग्य, EPT एप्ट सक्षम किसी काम को करने के लिए, कॉम्पिटेंट होना, एबल होना। पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट का मतलब होता है कड़वा, पेनफुल, टचिंग, हार्ट टचिंग कोई चीज, दर्दनाक, PAIN पेनफुल। ठीक है, मार्मिक, अगर एक वर्ड में इसे हम बोले तो मार्मिक, हृदय विदारक, जो दिल को चीर चीर कर दे। रेलिवेंट यानी संगत, रीजनल, लॉजिकल। ठीक है, ये जो पहला वर्ड मैंने लिखा है रीजनल, ये गलत है। यहाँ पे होगा आपको रीजनल, ये रीजनल, ये रीजनेबल, रीजनेबल ज्यादा सही है। ठीक है, तार्किक, सुटेबल। तो दोस्तों ये रहा 1 से 20 तक के ग्रामर वाले क्वेश्चन। अब 21 से लेकर के जो 25 है वो आपका क्लोज टेस्ट है। तो इसमें आपको देखिए क्लोज टेस्ट कैसे करना होता है। अगर आपके पास टाइम है तो इस पूरे पैराग्राफ को बिना फिल किए हुए, बिना ट्राई किए हुए एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये किस बारे में बात हो रहा है, तो ज्यादा सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी TMs मेक डैश नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं कि जो जो हमारे पारंपरिक दवाइयां होती हैं वो किस चीज से बनी होती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से बनी होती हैं, और इसका बहुत महत्व है। तो यूज ऑफ, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यूज ऑफ कह रहा है कि जो हमारे प्राकृतिक दवाइयां होती हैं वो उनका जो उनको हम कैसे बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो यूज ऑफ यानी किसी चीज का प्रयोग करके बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे टेंसेज का इशू हो सकता है, यूज्ड ऑफ या यूज ऑफ। देखिए यहाँ पे ये टेंस जो है ये सिंपल टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम यूज ऑफ का यूज करेंगे। सच फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM, आयुर्वेदा, कैम्पो, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन TKM एंड यूनानी डैश नेचुरल प्रोडक्ट्स आर हैव बीन डैश all over the world for hundreds or even thousands of years, and they dash blossomed into orderly regulated systems of medicine। ये काफी लंबा सेंटेंस है और इसमें 3 फिलर है एक ही सेंटेंस में है। तो चलिए एक बार फिर से हम फिल करेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए थे 22 में। देखिए कह रहा है कि सच फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, इस प्रकार की जो दवाइयां हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चाइनीज, आयुर्वेदा एंड यूनानी, इम्प्लॉय नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी दवाइयां होगी, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, इम्प्लॉय। क्या होगा, इम्प्लॉय। इम्प्लॉय नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक, पहले में भी यही कह रहा था नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, यहाँ पे वही कह रहा है नेचुरल प्रोडक्ट का। एंड हैव बीन डैश, एंड हैव बीन के बाद क्या आएगा, हैव बीन प्रैक्टिस्ड। ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी दिया गया है प्रैक्टिस का, यहाँ पे एस जो है ये एस होना चाहिए। प्रैक्टिस, देखिए दो प्रैक्टिस होती है, PRACTICE, और एक होता है यहाँ पे SE। तो CTE ये नाउन है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, और ये वर्ब है, इसका मतलब है अभ्यास करना। तो दे एंड हैव बीन प्रैक्टिस्ड
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, एस होगा, प्रैक्टिस्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से इसका उपयोग किया जाता आ रहा है। एंड दे डैश ब्लूजम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं जो चौथा फिलर है। एंड दे हैव ब्लूजम इनटू ऑर्डरली रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी ये एक ऑर्डरली, नियमतः एक सीक्वेंस में इसका रेगुलेशन होता है और एक मेडिसिन सिस्टम के तौर पर उभरा है, इसका विकास हुआ है। तो हैव ब्लूजम्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इन देयर वेरियस फॉर्म्स, इसके अनेकों रूप में दे मे हैव सर्टेन डिफेक्ट्स, इसके अलग अलग फॉर्म है और इसमें हो सकते हैं कुछ सर्टेन निश्चित इसके डिफेक्ट्स हो, खामियां हो, बट दे डैश स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज, फिर भी एक मानव संपदा के, जो हमारे मानव का ज्ञान है उसका एक विशाल भंडार है। बट दे हैव डैश, दे हैव, बट दे, सॉरी दे आर यहाँ पे होगा, दे आर, बट दे आर स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज, फिर भी ये मनुष्य के ज्ञान का एक भंडार है, कीमती भंडार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है और इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी एमटीएस के सेट नंबर 5 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए 20 इंपॉर्टेंट 1 वर्ड्स, यानी जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं और उसके हाई मतलब कि एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो वर्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, सोल्यूशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी जनरल वे में आपको कोई भी कुछ जानना हो, एसएससी सीजीएल के बारे में, सीएचएसएल एमटीएस या किसी प्रकार की आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक